उनको मिलती थी 30। ऐसे बी कैटेगरी की नौकरी मिलती थी उनको 150, उनको मिलती थी 12। और ए कैटेगरी की तो नौकरी 4 या 5 और 7 उनको मिलती थी, तो उनको मिलती थी 0। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें तो सब क्लासिफिकेशन से पहले जो था, ना उनके एमएलए थे ना उनके पार्षद थे, मात्र 1 या 2 कोई बन जाता था तो वो एक अलग बात थी। लेकिन जैसे ही सब क्लासिफिकेशन आया तो उनके एमएलए की संख्या, मिनिस्टर की संख्या, काउंसलर की संख्या बराबर पर आ गई। और जो 16,000 नौकरी ग्रुप डी में आती थी, वहां उनकी बी ए कैटेगरी की 18,000 नौकरी होगी। सी कैटेगरी की उनकी 385 थी, उनकी 389 होगी। बी कैटेगरी की उनकी नौकरी जो थी, उनकी मैंने बताया 23 थी, उनकी 32 हो गई। ऐसे ए कैटेगरी में भी उनके अगर 7-8 थे तो इनके भी 3-4 लोग हो गए। तो यानी कि जब ये सर्वविदित है, और ये जस्टिस गुरनाम कमेटी की बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट ने तय किया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव आया। और वो बदलाव शानदार शिक्षक, भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वीर सिंह बहुत साहब और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सभी सम्मानित साथियों, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और जो वीर सिंह साहब कह रहे थे कि इतने लोग रुकते नहीं, मैं तो समझता हूँ जो लोग रुके हैं, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ को स्थापित किया और खालस लोगों को पकड़ा, तब उन्होंने कहा था कि जे चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गीदड़ नू भी शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। तो ये जितने लोग अभी 7 बजे करीब तक बैठे हैं सुबह के सफल संचालन और ये सेशन में, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं। आज का विषय जैसा था, क्योंकि अंतिम वक्ता के पास बोलने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, काफ़ी सारी बातें रख दी और मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन विषय बहुत ज़बरदस्त वीर सिंह साहब ने रखा कि बहुजन समाज के स्वयंभू नेताओं ने फूले अम्बेडकर आंदोलन को आज चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसकी शुरुआत तो वीर सिंह साहब आपने खुद ही, मैं समझता हूँ, पिछले साल 2024 में कर दी थी, जब हमने छोटे तमाम संगठनों को मिलाकर एक संगठन को तैयार किया और सब एक अम्ब्रेला के नीचे आकर अपने द्वेष भूलकर, अपनी आपसी मनमुटाव भूलकर, अपनी रंजिशें भूलकर, अपना ईगो अहंकार छोड़कर सब आपके साथ एक मंच पर आकर इकट्ठे हुए। और इतनी पावरफुल प्रचारकों की जो संस्था यानी आरएसएस, उसने जबरदस्त एक माहौल तैयार किया हुआ था। वो कह रहे थे, आरएसएस के प्रमुख कह रहे थे भागवत साहब की 400 सीटें पार कर दो, हम संविधान ले आएंगे। अरुण गोविल जो राम की भूमिका में आते थे, वो कह रहे थे मेरठ से जो एमपी हैं अभी, कि हम 400 सीटें आ जाने दो, हम संविधान बदल देंगे। वहाँ पर राजस्थान से एक वो लेडी थी, वो भी एमपी लड़ रही थी भाजपा की, लल्लू सिंह एक एमपी लड़ रहे थे। तमाम इनके जितने नेता थे बार बार कह रहे थे। और उस वक्त हम सब लोगों ने, जागरूक लोगों ने, जो बाबा साहब के सिपाही थे, अनुयायी थे और संविधान के रक्षक थे, सब ने तय किया कि निकलते हैं। और छोटे प्रयासों से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा माहौल बना। सैकड़ों मीटिंग हुई और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मीटिंग की, और उसके बाद हुआ ये कि जो सरकार 400 पार करने का दावा कर रही थी, वो सरकार पूर्ण बहुमत में 275 पर नहीं आ पाई। और आज अगर 20 सीटें थोड़ी और ताकत लग जाती, 20 सीटें अगर ना हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में ना हो, विपक्ष में आ जाए। तो ये एक ताकत संगठन की है। मैं समझता हूँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो हमें करना चाहिए कि जितने संगठन हैं, उन संगठनों के साथ मिलकर हमें कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि सारे संगठन मिलकर, क्योंकि काम तो सबको एक ही करना है, सबका मिशन एक ही है कि किसी भी तरीके से इस देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, जो कि आज की सरकार हटाना चाहती है। वो कह रही है ना कि सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म जो संविधान में, वो हटा देंगे हम। तो इसको कैसे रोका जाएगा? इस सब तमाम मुद्दे जितने हैं, इनके लिए मैं समझता हूँ कि संगठन जैसा आपका बीएसएनएस है, ऐसे बीएसएनएस जैसे बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, उनका एक अम्ब्रेला बनाकर मैं समझता हूँ उस पर काम हमें करने की आवश्यकता है। जैसे पहले बहुत सारी गली गली, चौराहे नुक्कड़ मीटिंग हुई थी, ऐसी हजारों मीटिंग करने की जरूरत है। आप खुद 15 अगस्त से एक मीटिंग का अभियान चला रहे हैं। हम सब लोगों को मैं समझता हूँ ये काम करना चाहिए। और जैसे प्रचारक के तौर पर वीर सिंह साहब लोगों को समझाते हैं, क्लास लेते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ सैकड़ों प्रचारक वीर सिंह साहब आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो छोटी सभाओं में जाकर लोगों को जागरूक करें, तैयार करें। मैं समझता हूँ जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी और कोई क्रांति लाने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कुछ बात से थोड़ी डिफर करता हूँ। आज अगर मैं 2 बातें आज वक्ताओं की पकड़ूँ तो, एक तो बहुत सारे वक्ता आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ये मायावती जी ने एक ऐसी
चटनी चटा दी थी, शहद चटा के, सारे वर्ग शासक बन जाओ, शासक बन जाओ, शासक बन जाओ। अरे भैया, पूरे देश को प्रधानमंत्री बनाने आए हो क्या? कुछ नहीं है, ये बेकार का ढकोसला था। और उसके एवज में ही वो 2-3 बार चीफ मिनिस्टर भी बन गई। और उसके बाद क्या बदलाव आया आपने देख लिया होगा, कुछ नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है, हमें शासक नहीं, हमें एक वैचारिक क्रांति कर कर हमें बाबा साहब का जो अम्बेडकराइट मिशन था, संविधान बनाना था, संविधान को जो लोग खतरा पैदा कर रहे हैं उनको रोकना था, अपने कमजोर तबकों तक अपने जो न्याय पहुंचाना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना था, ना कि हर व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया। अब हर व्यक्ति जो है, जो 2 दिन आता है, एक किसी आंदोलन में जाता है, अगले दिन वो पार्लियामेंट की टिकट मांग रहा, कोई एमएलए की टिकट मांग रहा, तो सबको नेता बनाने का एक जो ख्वाब सजा दिया है ना, ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बाधा है। जब आप फूले अंबेडकर क्रांति की बात करते हैं तो बाबा साहब कोई सत्ता के लालची थोड़ी थे। केवल अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात थी, जब सरकार ने नहीं मानी और हिंदू महासभा ने उनका विरोध किया, उन्होंने ठोकर मार दी मंत्री के पद को। तो ये जितने लोग जो इस तरीके की शासक बनाने की कहानी चलाने लगे हैं, शासक बनाने की कहानी नहीं, हमें एक प्रचारक बनाने चाहिए। आज देखिए, देश में छोटा सा संगठन चला था जिसको 100 साल पहले, जिसका नाम है आरएसएस, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। उसने हजारों नहीं लाखों प्रचारक अपने बनाकर, और आज देखो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और कई हजार करोड़ का दफ्तर बना दिया। ना संगठन रजिस्टर्ड है, आपका तो रजिस्टर्ड संगठन है ना, पाई का हिसाब गवर्नमेंट लेती है, उसका कोई संगठन का हिसाब भी नहीं ले रहा। कई हजारों करोड़ रुपए का दफ्तर तैयार है और उनके प्रचारकों के आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब लोग कर रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? तो ये समझिए कि हमें, मैं समझता हूँ, प्रचारक बनाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, तभी इस आंदोलन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं पहले सेशन में था थोड़ी देर के लिए, मुझे एक बात बहुत ही आपके संगठन की हमेशा अच्छी लगती है, और हमने भी जब फंक्शन किया था हम सब लोगों ने मिलके, तो तब हमें कमी महसूस हो रही थी मंच पर कि कोई महिला नहीं है। तो जो माता जी बैठी हैं अपने नांगल से, क्या नाम है आपका? संतोष जी। तो हमने इनको बिठाया मंच पर और हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे साथ हमारी एक माता, एक बहन बैठी, और आज आपने पूरा का पूरा सेशन एक हैंडओवर किया, और उसमें हमारी एक साथी, हमारी बच्ची महिला, उसको बुलाया, मनीष, क्या नाम है, सिमरन वाल्मीकि को। सिमरन वाल्मीकि का देखो उदाहरण कितना बड़ा है, विशेष रूप से महिलाओं को ही समझना पड़ेगा। हरियाणा ऐसी धरती है जो फीमेल फीटिसाइड के लिए जानी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या में अगर हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 राज्य है तो वो हरियाणा है, जहां लड़कियों को मार दिया जाता है। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे किस्से आए हैं, और वहां से वो लड़की देखिए निकलकर एक वंचित समाज से, और देश में आज आईपीएस बन गई है, कानून व्यवस्था संभालेगी वहां की। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर हम आधी आबादी को सम्मान देंगे, उनको आगे लाने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। ये जो आज आपने काम किया ये बहुत ही शानदार था। एक सासी साहब की बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं। सासी साहब ने सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात रखी है यहाँ पर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। सासी साहब 20 साल पहले सब लगभग कई राज्यों में, आंध्रा में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में 30 साल लगभग सब क्लासिफिकेशन का ये लागू था। और उसके उदाहरण भी अगर मैं आपको बताऊं, कई लोग जो कहते हैं ना, ये आपने भी शायद अपने इसमें पर्चे में लिखा है, जब ये सब क्लासिफिकेशन की बात आई तो बहुत लोगों के चेहरे से मुखौटे उठे। जो लोग अपने को दम भरते थे कि पूरा दलित समाज है, कि हम आपके भाई हैं, उन लोगों का हृदय हमने देखा है। आज आप अगर किसी व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर कोई अधिकार मिल रहा है, और वो भी कानून सम्मत मिल रहा है, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजों की खंडपीठ में 6 जज ने इसको सर्वमान्यता से अपना फैसला सुनाया है। उस फैसले के बाद मैं समझता हूं बड़ा हृदय रखकर, सम्मान कर कर वो चीज मिलनी चाहिए। और उसका मैं उदाहरण भी देता हूं, हरियाणा का ही मैं एक उदाहरण दे देता हूं, आपके पड़ोस के राज्य का। हरियाणा में जब सब क्लासिफिकेशन लागू नहीं था तो डी कैटेगरी की 17,000 नौकरी केवल बी कैटेगरी वाले लोगों को मिलती थी, ए कैटेगरी वालों को मिलती थी मात्र 200-250। ऐसे ही सी कैटेगरी की 385 नौकरी उनको मिलती थी 30। ऐसे बी कैटेगरी की नौकरी मिलती थी उनको 150, उनको मिलती थी 12। और ए कैटेगरी की तो नौकरी 4 या 5 और 7 उनको मिलती थी, तो उनको मिलती थी 0। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें तो सब क्लासिफिकेशन से पहले जो था, ना उनके एमएलए थे ना उनके पार्षद थे, मात्र 1 या 2 कोई बन जाता था तो वो एक अलग बात थी। लेकिन जैसे ही सब क्लासिफिकेशन आया तो उनके एमएलए की संख्या, मिनिस्टर की संख्या, काउंसलर की संख्या बराबर पर आ गई। और जो 16,000 नौकरी ग्रुप डी में आती थी, वहां उनकी बी ए कैटेगरी की 18,000 नौकरी होगी। सी कैटेगरी की उनकी 385 थी, उनकी 389 होगी। डी कैटेगरी की उनकी नौकरी जो थी, उनकी मैंने बताया 23 थी, उनकी 32 हो गई।
ऐसे एक कैटेगरी में भी उनके अगर 7-8 थे तो इनके भी 3-4 लोग हो गए। तो यानी कि ये सर्वविदित है और ये जस्टिस गुरनाम कमेटी की बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट ने तय किया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव आया। और वो बदलाव कोई रहम नहीं था, वो बदलाव कोई एहसान नहीं था, वो बदलाव ये था कि जो बाबा साहब के संविधान के आरक्षण की मूल भावना थी, मूल भावना ये थी कि इसमें सबसे पिछली अंतिम कतार वाले व्यक्ति को, जैसे अभी चाय मिल रही थी मंच वालों को, बाकी लोग जाके अपने आप पी रहे थे और शायद पिछले वाले को पता भी ना चले कि उसको चाय मिल रही है, तो ये चाय का कप वहां तक पहुंचाने का काम था, इस आरक्षण की मूल भावना था, जो कि कहीं ना कहीं 78 साल में पूरी नहीं हुई। और आज कुछ समाज जो है आज भी, मैं समझता हूं, गंदगी में जो मैला ढो रहे हैं, सफाई का पेशा कर रहे हैं या खाल उतार रहे हैं, दूसरे और छोटे काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों का क्या अधिकार हक हकूक नहीं है कि उन्हें पढ़ाई में आरक्षण मिले, उन्हें नौकरी में आरक्षण मिले। और माफ कीजिएगा, ये आरक्षण की जो आरक्षण सरकारें दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है जो लोग आज सीवर के गटर में जा रहे हैं। उन्हीं की फोटो दिखा दिखाकर पूरे यूएन में और सरकार इसको आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ा रही है। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें वर्गीकरण में साफ साफ क्रिस्टल क्लियर, नौकरी के आरक्षण 10 साल की सीमा दी थी वो मैं वही कह रहा हूँ भैया, 10 साल तो बढ़ रहा है ना, तो क्यों बढ़ता है? पॉलिटिकल ना, तो वही। अब आप सुनिए, इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वर्गीकरण के मुद्दे पर जब सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ में रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई है, उसके बाद अगर कोई इस बात को कहता है तो मैं समझता हूं वो बाबा साहब के संविधान को चैलेंज कर रहा है। संवैधानिक रूप से संवैधानिक पीठ ने अगर ये बात तय कर दी है कि ये वर्गीकरण होना चाहिए और ये लागू होना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट 1 अगस्त 2024 को ये फैसला आया था और आज 1 अगस्त 2025 के बाद भी बहुत सी सरकारों ने नहीं किया, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं चाह रही कि सबसे कमजोर तबके तक ये लाभ पहुंचे। और वैसे तो अगर आरक्षण की ओवरऑल बात करें, अगर हम, आप लोगों को समझदार लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे मंच, इसमें सभागार में, आरक्षण तो सही मायनों में इन्होंने 2004 से इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया था, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम हो, चाहे निजीकरण लगा दिया हो। तो इसके बावजूद भी फिर भी जितनी अगर कोई नौकरियां हैं उनमें अगर, या किसी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर वो मिलता है, तो मैं समझता हूँ, मेरा ऐसा मत है कि वो संविधान के अनुरूप कोर्ट के आदेश के माध्यम से मिलना चाहिए। इसी संबंध में हम जो सामाजिक संगठनों के मोर्चा जो वीर सिंह बहुत साहब ने तैयार किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इन्हीं के आदेश पर हम सब लोग जो हैं जल्द ही एक बड़ा समागम हमने करने का ऐलान किया था कि हम सारे लोग मीटिंग करेंगे। तो 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती होती है और 4 अक्टूबर को शनिवार का दिन हमें मिला है, तो उस दिन हम ये लोधी रोड पर एक आंध्रा एसोसिएशन का ऑडिटोरियम है, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे। अपने कुछ मुद्दे हम जो छोटी छोटी मीटिंग सब करेंगे 2 महीने में, उनमें तय करेंगे कि हमें क्या हमारे सामने चैलेंज है, कौन सी विचारधारा की सरकार है, किस तरीके से हमारे वो आरक्षण को डाइल्यूट करना चाहती है, किस तरीके से संविधान को बदलना चाहती है, किस तरीके से उन्होंने सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया, किस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में हमारे खिलाफ है, किस तरीके से प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसमें हमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, या एट्रोसिटीज़ के जो केस हैं वो ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, या और अनेक मुद्दे जो भी हम तय करेंगे उस पर हम वहाँ विचार विमर्श भी करेंगे। सरकार के नुमाइंदों को और विपक्ष के नुमाइंदों को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पर इस पर चिंतन मंथन मनन हो और सरकार से 2-2 हाथ करने की बात करें, आर पार की बात करें, सरकार से अपने हक अधिकार हकूक के लिए लड़ाई लड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है, लिखे मैंने बहुत पॉइंट थे, लेकिन मैं अभी बात नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वीर सिंह बहुत साहब और पूरी भारतीय समाज निर्माण संघ की टीम को